1992 से ना भारत में आरक्षण का एक सख्त गणित चला आ रहा था। वही 50% वाला। बिल्कुल। ऐसा लगता था कि ये ना एक लक्ष्मण रेखा है बिल्कुल। जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन फिर 2019 में 103वां संविधान संशोधन आता है और सब कुछ बदल जाता है। आज हम इसी ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से जुड़े जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च हैं उसमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे। हाँ, और मैं बताती हूँ कि ये डीप डाइव बहुत दिलचस्प होने वाला है। सही कहा। हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ एक नया कोटा नहीं है, बल्कि इसने ना संविधान को देखने का नजरिया कैसे बदल दिया। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो 2019 का ये जो 124वां संविधान संशोधन बिल था ना, ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब इसने सीधे तौर पर जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोल दिया। राइट। मतलब जो लोग एससी, एसटी या ओबीसी में नहीं आते। बिल्कुल सही। और इसके लिए ना संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 15(6) और 16(6). अगर हम आसान भाषा में समझें तो इन अनुच्छेदों ने सरकार को ये पावर दी कि वो सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर भी प्रावधान कर सके। मतलब एजुकेशन और सरकारी जॉब्स दोनों में। हाँ, दोनों में। और आपको पता है गुजरात इसे लागू करने वाला ना सबसे पहला राज्य बना था। अच्छा। गुजरात सबसे पहले था। तो मतलब एक तरह से जो लोग पहले आरक्षण से बाहर थे उनके लिए एक नया दरवाजा खुल गया। बिल्कुल। लेकिन इसकी चाबी क्या है? मतलब अक्सर वो 8 लाख रुपए सालाना आय वाली शर्त की बात होती है ना, तो क्या सिर्फ सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट देखकर काम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ना ये पूरी नीति बहुत बारीक हो जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सोचिए, किसी की नियमित आय कम हो सकती है लेकिन उसके पास पुश्तैनी संपत्ति तो हो सकती है ना। अरे हाँ, ये तो है। इसी वजह से संपत्ति की भी ना बहुत सख्त सीमाएं तय की गई हैं। जैसे अगर किसी के पास 1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट है, या फिर नगर पालिकाओं में 100 या 200 गज का आवासीय प्लॉट है, तो वो इस ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर हो जाता है। मतलब संपत्ति का भी पूरा हिसाब रखा गया है। हाँ, और एक और बहुत अहम बात, ये जो नया आरक्षण है ना, ये अनुच्छेद 30 के तहत आने वाले जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, उन पर लागू नहीं होता। मतलब उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो संवैधानिक आजादी मिली हुई है उसमें ये दखल नहीं देगा। हाँ। ठीक है। आय और संपत्ति का गणित तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, अगर हम 1992 के ना इंदिरा साहनी केस को याद करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कहा था। तो अब ये 10% और जोड़ने से तो वो लिमिट पार हो गई ना। तो क्या इससे संविधान के मूल ढांचे या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चोट नहीं पहुंची? यही यही वो सवाल है जिस पर सबसे बड़ी कानूनी बहस छिड़ी थी। एक केस था, जनहित अभियान बनाम भारत संघ। जी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ना इस पर बहुत गहराई से विचार किया। और नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि 3-2 के बहुमत से कोर्ट ने इस संशोधन को बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, हाँ। वो कोर्ट का तर्क है। हाँ, क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि भाई 50% की सीमा भी टूट गई और संविधान का उल्लंघन भी नहीं हुआ। बिल्कुल। इसको ना ऐसे समझते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमारा संविधान एक बहुत बड़ा घर है। ठीक है। अब जो मूल ढांचा है वो उस घर की मजबूत नींव है, जैसे लोकतंत्र हो गया या समानता का अधिकार हो गया। सही है। और वो जो 50% की सीमा है वो उस घर के अंदर बनी एक दीवार जैसी है, जिसे बस सुविधा के लिए बनाया गया था। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। कोर्ट का तर्क भी ना कुछ ऐसा ही था। अच्छा। हाँ, जजों ने कहा कि समानता का अधिकार तो नींव है और सिर्फ आर्थिक आधार पर अगर आप किसी कमजोर वर्ग की मदद कर रहे हैं तो वो उस नींव को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे और मजबूती ही करता है। राइट। और रही बात उस 50% वाली सीमा की, तो कोर्ट ने माना कि भाई वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब उसे बदला जा सकता है। हाँ, क्योंकि वो 50% की सीमा ना मुख्य रूप से जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन वाले पुराने आरक्षण थे उन पर लागू होती थी। ओहो। जबकि ईडब्ल्यूएस एक बिल्कुल नया और अलग प्रावधान है। इसलिए ये उस पुरानी दीवार का मतलब उस 50% वाले गणित का सीधा उल्लंघन नहीं है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ तो यही निकलता है कि हमारा संविधान या हमारी कानूनी व्यवस्था ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। समय और समाज की जरूरतों के साथ न्याय और समानता की परिभाषाएं भी बदल रही हैं, विकसित हो रही हैं। सही कहा। और ये जो फैसला है ना, ये सच में एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग है।
मतलब इसने ये सेट कर दिया है कि राज्य सिर्फ जाति या सामाजिक बैकग्राउंड को ही नहीं, हाँ, बल्कि किसी की आर्थिक तंगी को भी उसे मुख्य धारा में लाने का एक वैलिड कारण मान सकता है। बिल्कुल। लेकिन ना यहीं पर एक बहुत सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो जो ऐतिहासिक 50% की सीमा थी, वो अब पत्थर की लकीर नहीं रही, तो भविष्य में क्या होगा? ये तो है। क्या आगे चलकर बाकी समूह या राज्य भी इसी लचीलेपन का हवाला देकर अपने लिए और ज्यादा आरक्षण नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांग सकते हैं। क्या हमने मतलब अनजाने में ही सही एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे भविष्य में शायद ही कभी बंद किया जा सके? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है ना जो आने वाले कई सालों तक हमारी व्यवस्था में गूंजता रहेगा। सच में सोचने वाली बात है।